हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हिंदी 10th क्लास का 7वां लेसन है, खुला आकाश। आपको पहले इसका शीर्षक का अर्थ समझना पड़ेगा कि खुला आकाश का मतलब क्या होता है। खुला आकाश यानी ऐसी दुनिया जहाँ पे आप खुल के जी सकते हैं, आप खुल के अपनी बातों को रख सकते हैं, आप खुल के किसी से बात कर सकते हैं, उसे खुला आकाश ऐसी व्याख्या से लिखा गया है। और जो इसके लेखक है वो है कुंवर नारायण जी। उनका परिचय इस प्रकार है कि कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनकी उनका परिचय इस प्रकार है कि वह एक नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी लेखन, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं का भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त है। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में से इस प्रकार है कि मतलब उनके कुछ जो प्रसिद्ध फेमस उनके द्वारा लिखे हुए कुछ किताबें थी या फिर कुछ लिखे हुए छंद थे, उसमें थे चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब उनके लिखे हुए कुछ प्रमुख कृतियों में से थे। हम आगे की जो अंदर का पाठ पढ़ने से पहले हम उनका जो पाठ का जो सारांश है वो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें जो लेखक है उन्होंने एक डायरी का उल्लेख किया है और वो डायरी में क्या, डायरी में जो अलग अलग डेट के हिसाब से उन्होंने अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का वर्णन किस तरह से किया है और उन घटनाओं से लड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, इस सबके बारे में उन्होंने बताया है। तो हम पढ़ते हैं, अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं कर सकते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतर दुनिया में ही है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरे के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। ये उनकी डायरी कब लिखी गई थी? 10 मार्च 1998 यानी 1998 को। उसमें उन्होंने इस जो छंद है या फिर जो इस लाइन है पंक्ति में उन्होंने अंदर की दुनिया इसमें क्या बताया है, यानी आपके भीतर यानी हमारे अंदर भी एक इंसान होता है और हमारे अंदर की जो दुनिया है वो बाहर की दुनिया से बहुत ही छोटी है, परंतु फिर भी हम अपनी दुनिया को धीरे धीरे मारते चले जा रहे हैं और उसे दिन पर दिन छोटा करते चले जा रहे हैं। यही जो हमारे लेखक है उनका कहना है कि अपनी अंदर की दुनिया को इतना विशाल बनाओ कि बाहर की दुनिया आपको एकदम अच्छी लगे और आपको अंदर से स्वार्थी नहीं होना है, आपको निस्वार्थ भाव से दूसरों के बारे में भी सोचना है। ये उनके कहने का मतलब था। अभी उनका दूसरा लेखन इस प्रकार था कि मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहते हूँ वहां पर एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है, इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे है। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक सकरी गली में फंस गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी हुई मगर बातचीत करती है या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वो प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद इधर उधर फुदक सकते हैं हो या चू चू की आवाजें निकाल सकते हैं। उनकी जो दूसरी पंक्ति में उन्होंने लिखा था मकान पर मकान। अगर आप आपने कभी देखा होगा कि आप शहर में अगर आप रहे होंगे तो आपको देखा होगा कि जो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन होता है वहां पे आपको सिर्फ घर ही घर दिखाई देंगे, ना वहां पे
आपको अच्छी सड़कें दिखाई देगी, ना वहां पे आपको कोई पेड़ों की श्रृंखला दिखाई देगी। इसी का वर्णन करते हुए जो लेखक है वो अपनी डायरी में ऐसा ही लिखते हैं कि शहरों में इसी प्रकार का माहौल हो गया है। शहरों में ना तो कोई पेड़ दिखाई देता है, ना ही प्रॉपर रास्ते हैं, ना ही अगर आपने देखा भी होगा तो चिड़ियों की चहचहाट ये भी बहुत कम सुनाई देती है। शहरों की शोरगुल में ये भी दब जाता है और लेखक को लगता है कि जो चिड़िया है यहाँ वहाँ वो प्लास्टिक की है और उसमें जो आवाज है वो भी सेट की गई है, ऐसा उनका कहना है कि आजकल शहरों में इसी प्रकार का माहौल और वातावरण बन चुका है। आगे वो कहते हैं, मैं ऐसी सकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान में एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले के बारे में निकलने की भारी कोशिश में हूँ। यहाँ पर वो अपना एक वृत्तांत लेखन करते हुए कहते हैं और ये कब लिखा था उन्होंने? 10 मार्च 1998 को। अगला है उनका सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वो है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। इनमें उन्होंने एक साहित्य का वर्णन किया है। साहित्य यानी हम कह सकते हैं कि जो अपनी परंपरा है या फिर जो हमारा पूर्वजों से चली आ रही जो साहित्य है या फिर जो धरोहर है, उनके बारे में वह कहते हैं कि हमें ये अपनी दाई और बाई आंख से न देखकर अपने दोनों आंखों से देखना चाहिए, यानी मन से देखना चाहिए, हृदय से उनका वर्णन करना चाहिए और अपने जो धरोहर है उसको संजो के और उसका संरक्षण करके रखना चाहिए। और ये कब? 8 अगस्त 1998 को उनके द्वारा लिखी गई है। आगे है जाने खुद को। अभी बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, कोशिश करे कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बारे में न आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने आप को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं। दूसरे हमारे यह हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। जिसके प्रशिक्षण मौजूद रहते हैं वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरे की सोच समझ में ही उतना ही भरोसा रखे जिससे हमें अपनी सोच समझ पे है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतम्य है, हमारे ही प्रतिरूप है, हमसे अलग या भिन्न नहीं है। अभी इसमें उनका जो एक और उनके द्वारा डायरी में लिखी हुई एक बात है, जाने खुद को। यानी उसमें कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि इसमें कहना चाहते हैं कि आपको दूसरों के बारे में बोलने से पहले खुद को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए और आप क्या हैं, आप स्वयं क्या हैं और आप में किस प्रकार की काबिलियत है, ये पहले आपको स्वयं को जानने की बहुत आवश्यकता है। तभी आप दूसरों के बारे में बोल सकते हैं या फिर बोलने का आपको हक होता है। और दूसरों के बारे में सोचते समय हमेशा सकारात्मक स्वीकृति होनी चाहिए कि सामने वाला हमेशा गलत नहीं हो सकता। उसके लिए उसके प्रति भी हमें एक सकारात्मक एक सोच रखनी चाहिए। वो भी हमारे जैसा ही होता है, हमसे भिन्न नहीं होता। और ये उन्होंने अपनी डायरी में 12 नवंबर 1998 को लिखी थी। आगे है सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह बातें क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों से ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ ही नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। ये उन्होंने अपनी डायरी में 7 अगस्त 1999 में लिखी है। अभी हम इसका मतलब आपको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपने आजकल मनुष्य को देखा होगा, अपने आसपास के माहौल में ही देखा होगा कि लोग अलग अलग मनुष्य के अलग अलग जानवरों के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे जिस प्रकार कोई किसी को बाघ कहता है अगर वो बहादुर है, कोई किसी को सांप कहता है अगर वह टेढ़ी चाल चलता है या फिर आपका बुरा चाहता है, कोई किसी को बिच्छू कहता है अगर वो आपका बुरा कर देता है। तो ऐसे बहुत से लोग, अगर कोई किसी को अगर कोई बहुत भोला है तो उसे लोग गाय करके संबोधित करते हैं। वैसे इसी पर जो लेखक है वह कहते हैं कि प्राणियों में जिस प्रकार बाघ होता है
उनमें बाघ की बिरादरी के सभी बाघ होते हैं, उनमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य में भी ऐसा भेदभाव क्यों है? मनुष्य केवल मनुष्य ही होते हैं और कुछ नहीं, ऐसा उनका कहना है। आगे है लुका छिपाकर जीना। उनमें क्या कहा है उन्होंने अपनी डायरी में लिखते हुए, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपाकर, बातों को, व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। कहीं लोग अब हमारी असलियत को न जान पाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों है? क्यों उसे छिपाना जरूरी लगे? अभी ये उन्होंने 4 जनवरी 2001 को लिखा है और इसमें उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की है कि लोग आजकल ऐसे हो गए हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो अपनी चीजें हैं यानी अपनी गलत चीजों को छुपा कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते। आपको ऐसा चीजों को छुपा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन पर काम करके उसे सही ढंग से उसे अच्छा करना चाहिए या फिर उसमें बदलाव लाना चाहिए। यही जो लेखक है उनका यही कहना है कि लोगों को ये असलियत को छुपाना नहीं चाहिए और जो गंदी बातें हैं, जो धूर्त बातें हैं यानी मूर्ख बनाने वाली, उन पर काम करके उसे सही ढंग से अमल में लाना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है जीने का अर्थ। उस पे उन्होंने कहा है कि बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है, बचपन हो, यौवन हो या बुढ़ापा। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं तब तक जीवित और चैतन्य हूँ। जितनी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व हो। लगभग इसी अर्थ से मैं साहित्य चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। अभी इसमें उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि जिंदगी में लोग बहुत कुछ सोचते हैं। जैसे अगर किसी का बुढ़ापा आ गया तो वो सोचने लगते हैं कि मेरे बहुत ही कम वर्ष बचे हैं और इसी सोच में वो अपना आखिरी के पल भी वो गवा देते हैं। परंतु लेखक का इससे मानना है कि जो जिंदगी है वो कभी भी खत्म हो सकती है। यदि आप बचपन में हो या आप जवान हो या आप बुढ़ापे में हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप जितने भी दिन जिए, आपका एक अर्थ होना चाहिए जीने का, और आप जीवन से क्या प्राप्त करते हैं और लोगों के लिए आप क्या मिसाल कायम करते हैं, यही उनका कहना है। आगे लेखक कहते हैं 75 का हो रहा हूं, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा कुछ भी है मेरे साथ, तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। अभी लेखक अपने बारे में परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं भी 75 साल का हो गया हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास भी बहुत ही कम वर्ष जीने के लिए बचे हैं। फिर भी मैं जो जीवन को हो वह यही सोचकर नहीं जी सकता कि मेरे पास बहुत ही कम समय है, परंतु मैं एक आशावादी और एक उल्लास के साथ जीवन को जीऊंगा कि मैं और आगे जीवन में क्या कर सकता हूँ और अपने जीवन से क्या प्राप्त कर सकता हूँ और लोगों को इतने जीवन में क्या सीख दे सकता हूँ, ये उन्होंने बताने की कोशिश की गई है। और ये उन्होंने 23 जनवरी 2002 को लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसा एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लदफंद, हर वक्त चालयामान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरे तो 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे धीरे कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। ये उन्होंने 12 जून 2003 को लिखी है। अभी इसमें आपको इसका जो मतलब है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आपको समझने की जरूरत है कि आपने दिल्ली की जो भीड़ भाड़ है उसको देखा ही होगा। उसी को वर्णन करते हुए जो लेखक कहते हैं कि मैं भी एक बार दिल्ली में अपने लिए घर ढूंढ रहा था और मैंने देखा कि घर के इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और उसमें एकदम ठुसे हुए लोग, पूरी तरह भरी हुई बस। ऐसा उन्होंने कहा कि इतनी भाग दौड़ वाली माहौल में भी जिंदगी उसी जो आदमी होता है अपने जीवन को उसी तरह ढाल लेता है। रोज सुबह
दो पाँव टिकाकर लटक जाना बस में, और ऐसे ही उम्र भर इसी को कायम रखना, और आदमी अपने भलाई के बारे में सोचता नहीं है और बाद में कहीं गिर जाना, यही वो कहते हैं। आगे है बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। ये उन्होंने जनवरी 2006 को लिखी है। अभी इसमें क्या संदेश दिया लेखक ने? वो लेखक बोलते हैं कि अगर किसी इंसान को यदि कोई काम पसंद आए तो उसके लिए वह तरह तरह की मेहनत करता है, उसके लिए अलग अलग प्रयास करता है, परंतु यदि इंसान को कोई काम अच्छा नहीं लगे या कोई व्यक्ति उसे अच्छा नहीं लगे तो वह तरह तरह के बहाने बनाकर उस काम से अपना पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करता है। आगे उन्होंने लिखा है अपने से बहस। बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। अभी इसमें लेखक ने क्या कहा है कि हमेशा अपने साथ आत्मचिंतन करना चाहिए, यानी अपने से ही बहस करनी चाहिए कि आप में किस प्रकार की बुराई है, आप कहाँ गलत है कहाँ सही है। ये आपको अपने से बात करके ही अपने आप से आत्मचिंतन करके ही आपको पता लगेगा, ना कि दूसरों से। आपको अगर दूसरे से आप बात सुनेंगे, आप उन्हें कुछ कहेंगे तो इससे केवल झगड़ा ही होगा। चीजों की गुलामी। उनकी जो आगे की लाइन है उसमें वो कहते हैं, कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीदा है, आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने से ही मेरा कल्याण दिख रहा है। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा से ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदलते हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे, अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। ये उन्होंने 30 सितंबर 2010 को लिखा है। इसमें चीजों की गुलामी, अगर आपने देखा होगा कि आजकल मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम हैं, लोग उनके गुलाम बन गए, ना कि जिन्होंने उसे बनाया है। फिर भी लोग उन चीजों को नजरअंदाज करके लोग उन पे पूरी तरह से अपना पूरा समय बर्बाद करते हैं। लोग उन्हीं में पूरा टाइम घुसे रहते हैं। लोग दिन भर कंप्यूटर लेके ये ना वो करते रहते हैं। इसी तरह वो लेखक कहते हैं कि मैंने भी एक समय ऐसे ही 40,000 रुपए में एक कंप्यूटर ने मुझे खरीदा। यानी उनका कहना था कि मैं जब से एक कंप्यूटर ले लिया हूं तब से मैं उनकी गुलामी कर रहा हूं। हर समय जो भी उसमें कोई प्रॉब्लम होती है मुझे उसे सिर झुकाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, मैं उसे कुछ कह नहीं सकता, ये उनका कहना है। और मैं उनकी सेवा में ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उज्जवल भविष्य है। और एक और घटना के बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि इससे पहले मैंने एक मोटर यानी एक कार मैं उसे खरीद चुका हूँ और उसकी सेवा भी मैंने इसी प्रकार की है। और आगे वो कहते हैं कि आदमी या तो किसी का गुलाम हो सकता है या तो किसी को गुलाम बना सकता है। ये मेरी है। मैं अभी कंप्यूटर और मोटर गाड़ी का गुलाम बन गया हूँ और ये गुलामी की जो प्रवृत्ति है वह कभी नहीं बदलती। हजारों साल पहले एक आदमी, उसके बहुत सारे गुलाम थे, अब एक चीज के बहुत से गुलाम हो गए हैं। ये उनका कहने का अर्थ है। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जैसे संकरी यानी पतली कम चौड़ी तंग, गोजर यानी कन खजूरा, लकड़बग्गा यानी भेड़िए की जाति का एक पशु, चालायामान यानी चलता हुआ। अगर आपको ये जो डायरी में लिखे हुए जो छंद है या फिर जो लाइनें हैं उनका अर्थ समझा हो या फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।